हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं सीआईबी एग्जामिनेशन में पुराने क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। प्लस आपको भी पता लग जाता है कि आपकी तैयारी क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है या नहीं है, कितनी डेप्थ में आपको तैयारी करनी है और कौन से मॉड्यूल्स और कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स के दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको BRBL के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, दैट टू विद आंसर्स। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 24। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स फॉर एनबीएफसीज इन द बेस लेयर, बाय व्हेन शुड एनबीएफसीज अडेयर टू द 90 डेज ओवरड्यू एनपीए नॉर्म। तो एनबीएफसी जो बेस लेयर में फॉल करते हैं उनका एनपीए क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया है, तो वो कब तक बैंक्स को इम्प्लीमेंट करना है कि 90 डेज में उनको एनपीए डिक्लेयर करना है कि 90 डेज हो गए, लोन ओवरड्यू है तो वो एनपीए हो जाएगा। तो दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय March 31st, 2026. Next question is, under the RBI regulatory framework, NBFCs acting as account aggregator fall under which layer? तो NBFCs के ना layers हैं, base layer है, फिर middle layer है, फिर upper layer है, फिर top layer है। 4 layers में NBFCs आते हैं। तो जो हमारे account aggregator NBFCs होते हैं वो base layer में fall करते हैं, तो A यहाँ पे correct answer है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ पेमेंट बैंक। अगर आपको इंडिया में पेमेंट बैंक सेटअप करना है तो मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बाय पेमेंट बैंक। तो देखिए, जो पेमेंट बैंक है वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। लेंडिंग जो है वो पेमेंट बैंक्स को अलाउड नहीं होती है, so they can issue debit cards but they cannot issue credit cards। तो C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट दैट कैन बी हेल्ड इन अ पेमेंट बैंक अकाउंट। तो अगर आप पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम जो आपके अकाउंट का बैलेंस हो सकता है दैट इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपका पेमेंट बैंक का बैलेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर इन इंडिया। तो कमर्शियल पेपर 5 लाख और मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख में इशू होना चाहिए, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। What are the prudential limits for outstanding borrowing transactions for small finance banks in the call and notice money market? तो prudential limits क्या है? तो 100% of capital funds on daily average basis in a reporting fortnight and 125% of capital funds on any given day. तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स है फॉर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ट्रांजेक्शन्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में, ये प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बहुत डिटेल में जाके पूछा गया है। सो फिर भी अगर एक क्वेश्चन दोबारा आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। नेक्स्ट इज, if the RBI cancels a bank's license, to which authority can the bank appeal the decision? अगर RBI ने किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो वो किसके पास अपील लेके जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील लेके जाएंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। Next is, according to the provided information, if an amount payable in foreign currency under an instrument or a transaction has remained unclaimed for 10 years or more, how it should be handled? अगर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ठीक है, और वो फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर अनक्लेम्ड है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कि क्या उसको फॉरेन करेंसी में ही रखना है? इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू INR एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड फंड में जब वो पैसा चला जाता है, अगर आप उसको रीफंड लेना चाहते हो तो सिर्फ इंडियन रुपीज में ही रीफंड ले सकते हो। तो यहाँ पे हम डेफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की हम बात कर रहे हैं कि जो डेफ है उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इंडियन रुपी की फॉर्म में वो पैसा ट्रांसफर होगा, और अगर कल बाद में रिफंड कोई लेने आता है तो इंडियन रुपी की फॉर्म में ही उसका रिफंड होगा।
ठीक है, तो फंड का मतलब डेफ की बात करी जा रही है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मेरा एफसीएनआर अकाउंट है, डॉलर्स में है, ठीक है, और अगर वो डेफ में जाता है तो वो रुपी की फॉर्मेट में डेफ में रहेगा, और अगर कोई दोबारा क्लेम करने आता है तो डॉलर्स में क्लेम नहीं करेगा, रुपए में ही क्लेम कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई आर शेड्यूल्ड बैंक्स लिस्टेड। शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कौन से शेड्यूल में होते हैं आरबीआई के, तो वो सेकंड शेड्यूल में होते हैं, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। Which of the following statements are true regarding the issuance and characteristics of certificate of deposits as per RBI regulations? तो certificate of deposits को लेके क्या सही है? Scheduled commercial banks, regional rural banks, small finance banks are permitted to issue CDs. क्या इन्हें अलाउड है? ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, डीमैट फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो, ये आपको स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, सिर्फ डीमैट फॉर्म में हो सकते हैं, तो सेकंड तो गलत है, तो जहां जहां पे सेकंड है इसको हटा दो। द मिनिमम डिनोमिनेशन इज 5 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख, ये बिल्कुल सही है, तो जहां पे 3 है वो तो आएगा ही आएगा। द मिनिमम टेन्योर ऑफ सीडी इज 30 डेज, तो मिनिमम टेन्योर 7 डेज होता है, 7 डेज टू 1 ईयर होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो इसे यहां से हटा दो, इसे भी हटा दो, तो आपको बिना फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़े पता लग गया, तो बी करेक्ट आंसर है। बैंक्स कैन ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सीडीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बैंक अपने आप लोन आपको नहीं देंगे कि आपने सीडी गिरवी रखा और आपको लोन मिल गया, आरबीआई का एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी है कि 1 और 2 के ये सारे बैंक्स इशू कर सकते हैं, और 5 लाख और उसके मल्टीपल्स में इशू होते हैं। फॉर अ बैंकिंग कंपनी व्हाट इज अ कोरम रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी है तो उसका कोरम का होगा 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो एक बोर्ड मीटिंग होनी है तो कम से कम 1/3 बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए, या 2, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो अगर मान लो 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 9 लोग हैं, तो कम से कम 3 लोग होंगे तब मीटिंग हो सकती है। ठीक है, अगर है ही सिर्फ 3 लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो मिनिमम 2 लोग, तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, और 1/3 विच एवर इज हायर। Next is according to the RBI notification dated April 26, 2021, what is the mandatory cooling period for an individual who has held the post of MD, CEO or whole-time director for 15 years before they can be reappointed for the same position in the same bank? अगर किसी ने होल टाइम डायरेक्टर या एमडी सीईओ ने लगातार पोस्ट होल्ड करके रखी है, तो उसको कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता है, और फिर उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, which of the following statement correctly describes call money and notice money? Call money is used for long term financing while notice money short term financing, गलत है। Call money refers to the funds borrowed for a period of 1 to 14 days while notice money refers to the funds borrowed for 15 days to 1 year। कहते हैं क्या कॉल मनी 1 से 14 दिन की होती है और नोटिस मनी 15 दिन से 1 साल की होती है? Call money is borrowed for periods exceeding 1 year while notice money is borrowed for a period of 1 to 14 days, गलत। कॉल मनी इज यूज फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड नोटिस मनी इज ओनली यूज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी गलत है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। कॉल मनी होती है जो 1 से 14 दिन के लिए बोरो की जाती है, और नोटिस मनी होती है जो 15 दिन से 1 साल के लिए बोरो की जाती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटरिम कंपनसेशन इन चेक डिसऑनर केसेस अंडर द रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस? देखो, कई बार क्या होता है कि चेक डिसऑनर हो गया, मैंने आपको चेक इशू किया, वो चेक डिसऑनर हो गया, आप मेरे अगेंस्ट केस करते हो, लेकिन मैं ये प्लीड करती हूँ कि आई एम नॉट गिल्टी। उस केस में जब कोर्ट में केस चलेगा तो कोर्ट ये बोल सकता है कि मैं आपको एक इंटरिम कंपनसेशन, कि जब तक केस चल रहा है तब तक मैं आपको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कर दूं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन ऑर्डर of a dishonored check, drawer of a dishonored check to pay interim compensation not exceeding 20% of the check amount। तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम बैंक जो कोर्ट है वो मुझे 20% कंपनसेशन पे करने के लिए बोल सकता है, मैक्सिमम, कि अगर 4 लाख का चेक है तो उसका 20% कितना हो गया,
80,000, तो मैक्सिमम मुझे इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे आपको 80,000 पे करने के लिए बोला जा सकता है। द इंटरिम कंपनसेशन मस्ट बी पेड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। क्या 90 दिन में वो पेमेंट करना होता है? द कोर्ट कैन अलाउड एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन इफ जस्टिफाइड बाय सिग्निफिकेंट कॉज। तो क्या 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है? Interim compensation can only be ordered if the drawer pleads guilty to the accusation। नहीं, जब ड्रॉर बोलता है कि आई एम नॉट गिल्टी, तब इंटरिम कंपनसेशन की बात आती है। तो ये गलत हो गया, तो फोर्थ तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और पहला वाला भी सही है और उसके बाद थर्ड भी सही है। तो जो 60 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है, 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है। 90 डेज तो बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा टाइम हो गया, तो इट्स नॉट 90 डेज। अगला है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर फोरक्लोजर अंडर द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन पीरियड होता है कि कितना समय है आपके पास किसी के अगेंस्ट केस करने के लिए, आपके पास कितना समय है। ओके, तो फोरक्लोजर के केस में 30 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है, हाईएस्ट है। तो जहां पे फोरक्लोजर की बात होती है, वहां पे 30 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्टगेज डेट बिकम्स ड्यू, 30 इयर्स तक का लिमिटेशन पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जहां पे कोई एसेट या लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगी ना, वहां पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। सो परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। डिविडेंड मिलता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। बोरोइंग फंड्स फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जब आप फॉरेन से पैसा रेज कर रहे हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा, तो सी करेक्ट आंसर है। Next is Prevention of Money Laundering Act requires banks to maintain the necessary records, both domestic and foreign, for at least dash from the date of transaction between the bank and the client। तो कितना टाइम तक डाटा मेंटेन करके रखना है? 5 साल तक। ठीक है, बैंक्स को कम से कम 5 साल तक के लिए डाटा मेंटेन करके रखना होता है ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट इज विच रेगुलेटरी बॉडी मस्ट एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टू कमेंस बिजनेस इन इंडिया। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो सी करेक्ट आंसर है। हु इज कंसिडर्ड एन ओरिजिनेटर अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। तो ओरिजिनेटर कौन है? बोरोड फ्रॉम whom, who has defaulted on loan, a financial institution that originates a loan or advances and sells its interest in such asset to securitization and asset reconstruction company। बिल्कुल सही। मान लो कि मैंने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, ओरिजिनली लोन किसने दिया? एसबीआई ने। एसबीआई ने बाद में ये लोन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, सेल कर दिया। तो ओरिजिनली लोन किसने दिया था? एसबीआई ने, तो एसबीआई ओरिजिनेटर है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। Next is according to the Supreme Court decision in the case of George Varghese versus Bank of Cochin, under what conditions can a defendant be imprisoned for a failure to pay a contractual liability under SARFAESI Act? ठीक है, अगर कोई यहाँ पे SARFAESI Act आएगा, ठीक है, तो कौन सा ऐसा सिचुएशन है कि जो डिफेंडेंट है उसे जेल में डाला जा सकता है? तो देखिए, जहां पे डिफेंडेंट विलफुल डिफॉल्टर है, जैसे मैंने लोन नहीं चुकाया, मेरे पास पैसे हैं बट मैं लोन नहीं चुका रही हूँ, मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, तब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये सफिशिएंट मींस है, फिर भी सामने वाला पे नहीं कर रहा, तब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड, ये सारे आईबीसी का परमानेंट पार्ट है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो हैं आईबीसी के पिलर्स नहीं होते हैं। तो 5 और 6 के अलावा सारे हैं, सो ऑल एक्सेप्ट 5 एंड 6, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमईज। तो एमएसएमईज की जो एडवाइजरी कमेटी होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं वही एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमई के चेयरमैन होते हैं। तो ये काफी, आप बियरविल में देखिए, काफी क्रैमिंग वाली चीजें भी हैं कि आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद होगा। According to the MSME classification effective from July 1, 2020, which of the following criteria correctly defines a micro enterprise? तो अभी जो फेब्रुवरी में बजट में चेंजेस कर दिए गए हैं एमएसएमई की डेफिनेशन में, वो आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
जिन्होंने नवंबर दिसंबर वाले साइकिल में पेपर देना है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको तो जो पुरानी वाली डेफिनेशन है वही करनी है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता और टर्नओवर जहां पे जिनका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता उसे माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है। नेक्स्ट इज द सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल टू आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स को क्या सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होता है? तो यस, एप्लीकेबल होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय डीआरटी आर फाइल्ड विद द डीआरएटी विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द ऑर्डर? अगर मुझे डीआरटी के ऑर्डर से प्रॉब्लम है और मुझे डीआरएटी के पास जाना है तो मैं 30 डेज में डीआरएटी के पास अपील कर सकती हूँ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक केस स्टडी है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। केस स्टडी ये है कि एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक्सवाईजी बैंक से लोन लिया था। ठीक है। और डिफॉल्ट कर दिया अपने पेमेंट पे। एक्सवाईजी बैंक से लोन लिया, एबीसी ने डिफॉल्ट कर दिया। फॉलोइंग द डिफॉल्ट एक्सवाईजी बैंक टुक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, ठीक है, अ फैक्ट्री ओन्ड बाय एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। तो उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो बैंक वालों ने उनकी एसेट अपनी पोजेशन में ले ली, एक फैक्ट्री अपनी पोजेशन में ले ली। लेकिन एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट्स दैट द पोजेशन वाज टेकन इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एबीसी बोलते हैं कि नहीं, आपने सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली नहीं आपने पोजेशन ली है और रूल्स के अगेंस्ट आप गए हो। बिलीविंग कि ये जो पोजेशन है ये गलत है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करता है कि वो XYZ के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। द अथॉरिटी अपॉन हियरिंग द केस हेल्ड दैट द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट बाय XYZ बैंक वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट्स और रूल्स। तो ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ उन्होंने गलत ही किया था। तो अब इस केस स्टडी के बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट लीगल एक्शन डिड एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड टेक फॉर XYZ बैंक आफ्टर XYZ बैंक टुक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट? तो सरफेसी एक्ट के तहत अगर बैंक आपका गलत तरीके से आपकी पोजेशन ले लेता है एसेट की तो आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाते हो केस फाइल करने के, इन्होंने गलत किया है। अगला है, व्हाट एडिशनल बेनिफिट डिड एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कैन रिसीव अपार्ट फ्रॉम रिटर्न ऑफ सिक्योर्ड एसेट? उन्हें कंपनसेशन और कॉस्ट वापस मिल सकता है अगर गलत तरीके से बैंक ने उनकी एसेट एक्वायर कर ली। तो फिर जो डिफेंडेंट था जिसके अगेंस्ट केस हो रखा था अंडर सरफेसी एक्ट, जो बोरवर था उसको कंपनसेशन मिल सकती है। इस चीज के लिए ट्रिब्यूनल बोल सकता है बैंक को कि इनको कंपनसेट करो। हाउ मेनी डेज डज अ बोरवर हैव टू file an application before DRT against the actions initiated by the secured creditor under section 13 subsection 4 of the SARFAESI Act? तो 45 डेज होते हैं। इधर बैंक ने पोजेशन ले लिया गलत तरीके से तो 45 डेज होंगे जो बोरवर है उसके पास डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। इफ XYZ बैंक विशेस टू अपील द डीआरटी डिसीजन, हाउ मेनी डेज डज दे हैव टू फाइल एन अपील टू डीआरएटी? तो अब देखो, डीआरटी के पास गए, डीआरटी ने बोल दिया कि हाँ हाँ बैंक ने गलत किया है, इनका पैसा वापस करो और इनका इनका एसेट वापस करो इनको। तो अब बैंक खुश नहीं है इस चीज से, अब वो डीआरएटी के पास जाना चाहता है तो उसके पास 30 डेज है डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट डीआरएटी के पास जाने के लिए। अगला है, अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट अ कंप्लेंट बी मेड टू आरबीआई ऑम्बड्समैन आफ्टर रिसीविंग अ फाइनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी और इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड? तो अगर आपको बैंक की किसी सर्विस से डेफिशिएंसी फील होती है तो आप आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास कब जा सकते हो? विद इन 30 डेज आफ्टर द रेगुलेटेड एंटिटी रिसीव्स द कंप्लेंट, within 1 year after the complainant has received the reply from the regulated entity, or within 1 year and 30 days from the date of the complaint if no reply is received? तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मैं बैंक को कंप्लेंट करती हूँ और वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो जिस दिन मैंने कंप्लेंट करी थी उसके 30 डेज तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद मेरे पास 1 साल होगा कंप्लेंट करने के लिए। तो 30 डेज वो हो गया और 1 ईयर वो हो गया। अगर मुझे बैंक का रिप्लाई आ जाता है तो वो मुझे सफिशिएंट नहीं लगता और मैं ऑम्बड्समैन के पास जाना चाहती हूँ, आई विल हैव 1 ईयर, वो रिप्लाई आने के 1 ईयर के अंदर अंदर मैं ऑम्बड्समैन के पास जा सकती हूँ। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। According to the SARFAESI Act, what is the minimum amount of outstanding dues and the percentage of outstanding dues required for initiating action under the Act?
तो अगर सरफेसी एक्ट के अंडर एक्शन लेना है तो कम से कम 1 लाख रुपीज का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए और 20% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, मैंने सारा लोन चुका दिया, आखिरी के 2 लाख रह गए, तो बैंक मेरे अगेंस्ट अंडर सरफेसी एक्ट एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि 20% से कम का अमाउंट बचा है ना अभी तो पे करने वाला, बाकी तो सारा मैंने पे कर दिया। ओके। या फिर 1 लाख रुपीज, अगर 10 लाख का लोन होता, ठीक है, और यहाँ पे भी 20% से कम का अगर अमाउंट बचा है पे करने वाला, तो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कम से कम 1 लाख तो होना ही चाहिए। मान लीजिए 5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था जो मैंने नहीं चुकाया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज का 20% कितना हुआ, 1 लाख रुपया, ठीक है, तो कम से कम 1 लाख रुपया तो होना ही होना चाहिए, या फिर 20%, विच एवर इज हायर। अगला है, which of the following entities is not covered under the RBI integrated ombudsman scheme 2021? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज जिनका कस्टमर इंटरफेस है और एसेट साइज 150 करोड़ से ज्यादा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या फिर पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, वो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द आईबीसी what is the minimum amount of default to initiate the corporate insolvency resolution process against a corporate debtor? तो अगर आप एक कंपनी के अगेंस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज रिड्यूस टू 1, for how long can the LLP continue to operate with a single partner before it must be rectified? तो मान लो एलएलपी में आप और मैं 2 पार्टनर्स हैं, आप एलएलपी छोड़ के चले जाते हो और मैं अकेली बचती हूँ, तो मेरे पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को दूसरा पार्टनर ढूंढ के लाना पड़ेगा, नहीं तो जो भी लाइबिलिटी है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। ठीक है। चलिए, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्वाइट पोजेशन का क्या मतलब है? The seller guarantees that the goods are free from defects. The buyer has the right to resell the goods. The buyer shall have and enjoy possession of the goods without any disturbance from seller or third parties. तो देखो, अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो इम्प्लाइड वारंटी है क्वाइट पोजेशन की, यानी कि अगर आपने कोई चीज खरीद ली है तो सेलर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके पास राइट रहेगा उसको आराम से इंजॉय करने का। नेक्स्ट इज, which of the following conditions must be met for a partnership firm to convert it into an LLP under the LLP Act? The partnership firm must have 10 partners. The partners of the firm must be willing to become partners of LLP. The partnership firm must be in existence for 5 years. The partnership firm must have a minimum turnover of 1 crore. तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बस जो पार्टनर्स हैं वो विलिंग होने चाहिए कि हम अब अपनी जो पार्टनरशिप है इसको एलएलपी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केस स्टडी है, मिस्टर ए है, मेंबर है एक्सवाईजी लिमिटेड का, एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। एक्सवाईजी लिमिटेड एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने क्रेडिटर्स को गारंटी किया है कि इसके मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे लिक्विडेशन के टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा होता है कि मान लो आपने मैंने मिलके एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी स्टार्ट कर ली, अगर वो कंपनी कल डूब जाती है तो आप और मैं एक अमाउंट गारंटी करके रखते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, ठीक है, तो हम एक सर्टेन अमाउंट गारंटी करते हैं कि हम पे करेंगे। मिस्टर ए ने बोला है कि मैं 30 लाख रुपए की गारंटी दूंगा, ठीक है, मिस्टर ए हैज प्रोवाइडेड अ पर्सनल गारंटी ऑफ 30 लाख रुपीज। If XYZ Limited were to go into liquidation, the question arises whether Mr. A can enforce his limited liability and when action can be taken against him as a guarantor. तो इसके बारे में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं। मिस्टर ए का जो लाइबिलिटी है, कैन मिस्टर ए लिमिट इज लाइबिलिटी टू 30 लाख रुपीज इन द गारंटी ही हैज प्रोवाइडेड फॉर XYZ लिमिटेड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? तो यहाँ पे यस, अगर मैंने गारंटी दी है, या इस केस में मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि मैं लिक्विडेशन के टाइम पे सिर्फ 30 लाख रुपीज पे करूंगा, तो वो 30 लाख रुपीज ही पे करेंगे मैक्सिमम, ये फर्क नहीं पड़ता
कि एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम वो 30 लाख रुपीस पे कर सकते हैं। अ गारंटर कैन लिमिट देयर लाइबिलिटी टू अ स्पेसिफिक अमाउंट इफ इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द गारंटी अग्रीमेंट। तो गारंटी एग्रीमेंट में जब लिखा ही 30 लाख रुपीस है तो मैक्सिमम 30 लाख रुपीस ही जाएगा। When can action be taken against Mr. A as a guarantor in the event of XYZ Limited going into liquidation? When can action be taken against Mr. A as a guarantor? कब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है एज अ गारंटर? Action can be taken against Mr. A only after all the assets of XYZ Limited has been liquidated and the remaining liabilities are determined. कि सब कुछ बेच दिया, बाकी का पैसा जो पेंडिंग है उसमें मिस्टर ए पिक्चर में आएंगे। एक्शन इमीडिएटली लिया जा सकता है जब XYZ लिमिटेड लिक्विडेशन में चला गया, इमीडिएटली गारंटर को बोला जा सकता है कि पैसे दे दो। या फिर action can be taken against Mr. A only if XYZ Limited fails to pay its dues within 30 days of liquidation. Action can be taken against Mr. A only after the court orders to do it. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A. Action can be taken against Mr. A only after all the assets of XYZ Limited have been liquidated. कि सारी assets liquidate कर दी, अब बाकी का अमाउंट अभी भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, तब फिर गारंटर आएगा कि ठीक है मैंने 30 लाख तक की गारंटी दी है, 30 लाख रुपए तक का मैं पे कर सकता हूँ। अगला है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विद इन हाउ मेनी डेज should a minor upon attaining majority give public notice of their decision to repudiate or accept the partnership? तो देखो अगर एक माइनर है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेंट है, जब वो एक मेजर बन जाता है यानी कि 18 साल या उससे ऊपर का हो जाता है तो विद इन 6 मंथ्स उसे पब्लिक नोटिस देना है कि वो पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है एज अ मेजर या नहीं रहना चाहता, पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर वो 6 महीने में कोई नोटिस नहीं देता तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि वो अब पार्टनर बन गया है, पार्टिसिपेशन उसका कंटिन्यूड है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, when can an indemnity holder compel the indemnifier to make good the loss? ठीक है, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगी कि अगर आपका कोई नुकसान होगा मैं उसकी भरपाई करूंगी, तो कब मुझे भरपाई करनी पड़ेगी? जब आपकी लाइबिलिटी इनकर हो जाए, जब आपकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए, तब मुझे आपके लॉस की भरपाई करनी है। किसी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आपको पहले पैसे देने की जरूरत नहीं है कि मैं बाद में रीइंबर्स करूंगी। एक बार फाइनल हो गया कि आपका लॉस एमिनेंट है, एब्सोल्यूट है, तो एज एन इंडेमनीफायर मैं पिक्चर में आ जाऊंगी। Next is according to the Companies Act, how many directors are required to sign the financial statements or the director report of a company? तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड सेबी LODR regulations 2015, what are the respective maximum ages होल टाइम डायरेक्टर का और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कितने एज तक काम कर सकते हैं इन अ लिस्टेड एंटिटी विदाउट रिक्वायरिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन? बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के कितनी एज तक वो काम कर सकते हैं? तो जो होल टाइम डायरेक्टर है वो 70 ईयर्स तक और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 ईयर्स तक काम कर सकते हैं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन हाउ मेनी पार्टनर्स? तो देखो जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज एक्ट तो बोलता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज रूल्स 2014 है वो बोलते हैं कि 50 होने चाहिए। तो अभी करंटली गवर्नमेंट ने 50 अलाउ कर रखी हैं, चाहे आपके कंपनीज एक्ट ने 100 पार्टनर्स लिख रखा है। अगला है एज पर द अमेंडेड सेक्शन 35 ऑफ LLP effective from April 1, 2022, what are the penalties of LLP and its designated partners if they fail to file their annual return within the specified period? तो LLP को क्या पेनल्टीज देनी पड़ती हैं अगर वो अपना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हैं? तो पर डे 100 रुपीज का पेनल्टी लगता है, मैक्सिमम 1 लाख का पेनल्टी लग सकता है LLP पे, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे 50,000 का पेनल्टी लग सकता है अगर वो एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ मैटर नहीं करता, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश विमेन डायरेक्टर। तो हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म। आप पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाते हो? इसलिए बनाते हो कि तुम्हारा स्किल मेरा स्किल मिक्स करके हम अपना बेनिफिट करेंगे। ठीक है, आपको लाइबिलिटी लिमिट नहीं होती है क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर करना इजी हो इसलिए नहीं होता है, ये इसलिए होता है कि तुम भी पैसे डालो मैं भी पैसे डालूं, हम अपने स्किल से बिजनेस क्रिएट करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। नेक्स्ट इज अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो सेल्स ऑफ गुड्स में दो चीजें होती है, एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। जो कंडीशन होती है ना वो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो मेन पर्पस होता है, अगर मेन पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। वारंटी कोलेटरल टू द मेन पर्पस होता है। अगर मैंने फ्रिज खरीदी है तो फ्रिज का मेन काम क्या है कि फ्रिज कूलिंग करेगा, अगर वो कूलिंग ही नहीं करेगा तो वो मतलब मेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ फ्रिज का लाइट वगैरह नहीं चल रहा तो इट इज नॉट द मेन पर्पस, इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस, तो वो वारंटी होता है। अगर वारंटी फुलफिल नहीं होता है तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो बी जो है यहाँ पे स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next is under the section 45 of the Sales of Goods Act 1930, when is the seller of goods deemed to be an unpaid seller? सेलर को अनपेड सेलर कब माना जाता है? देखो अगर आपने मुझसे सामान खरीदा और आपने मुझे चेक दिया, वो डिसऑनर हो गया, मैं अनपेड सेलर हूं। आपने मुझे बोला था आप मुझे 5 किस्तों में पैसा दोगे, आपने 3 किस्तें मुझे नहीं दी, तो भी मैं अनपेड सेलर हूँ। पूरा प्राइस या पार्शियल प्राइस अगर सेलर को नहीं रिसीव होता है तो वो अनपेड सेलर होता है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ has not been paid or tendered, or when the payment received in the form of check or other negotiable instrument is dishonored, तो वो अनपेड सेलर हो जाता है। नेक्स्ट इज अंडर द Act who is responsible for exercising supervision over the activities of certifying authorities and specifying the forms and content of digital signature act, यानी कि आईटी एक्ट की बात हो रही है कि आईटी एक्ट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, फॉर्म स्पेसिफाई करना, ठीक है, ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑफिसर, इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, साइबर सिक्योरिटी कमीशन। तो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होता है ना उसका काम है सुपरविजन रखना, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज पे नजर रखना, डिजिटल सिग्नेचर का कंटेंट और फॉर्म स्पेसिफाई करना, ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस हाउ लॉन्ग बिफोर द इशू शुड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो इशू करने से पहले जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है कितना टाइम पहले रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होना चाहिए? तो कम से कम 3 दिन, 3 days बिफोर द इशू जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? एक्स जो 18 साल का है, वाई जो 16 साल का है, जी जो 21 साल का है लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, के जो 25 साल का है लेकिन अनसाउंड माइंड का है। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी चलो तो मेजोरिटी एज अटेन करने वाला मेंबर बन सकता है। जो अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है, माइनर है, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। So a document that outlines the external affairs? No. A document that contains name of the initial shareholders and the amount of capital they have subscribed? ये तो memorandum of association में होता है। Document that defines the internal regulations and management of a company, including the rights and responsibilities of its members and directors. तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि कंपनी को इंटरनली कैसे रेगुलेट करना है, मीटिंग्स कैसे करनी है, डायरेक्टर कौन है कंपनी का, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए जाती हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक तरीके से जूनियर डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशन इज श्योरिटी कंसिडर्ड अ फेवर डेटर? मान लो कि मेघा ने लोन लिया एसबीआई बैंक से और उस लोन की गारंटी दे दी रमन ने। रमन है श्योरिटी, ठीक है, मेघा है डेटर और एसबीआई है क्रेडिटर। इस केस में अगर
मैं पेमेंट नहीं करूंगी, मेघा पेमेंट नहीं करेगी, तब रमन यानी कि श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो रमन को यानी कि श्योरिटी को फेवर्ड डेटर बोला जाता है। अगर डेटर पे नहीं करता तो फेवर्ड डेटर यानी कि श्योरिटी पिक्चर में आता है। ठीक है, सो व्हेन श्योरिटी इज ओनली रिक्वायर्ड टू पे द डेट इफ द प्रिंसिपल डेटर इज अनेबल टू पे। मेन डेटर ने नहीं पे किया तो श्योरिटी यानी कि फेवर्ड डेटर तब पिक्चर में आता है। अगला है, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आप देख रहे हो कोई ऑप्शंस नहीं है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ऑप्शंस नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी या फिर गारंटर। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। तो बेलमेंट के केस में जो बेलर है, ठीक है, वो बेली को गुड्स देता है, उनकी टेम्परेरी पोजेशन देता है कि मैं जैसे टेलर को कपड़े दे के आऊं कि भैया ये सिल दो और 10 दिन में मुझे सिल के वापस दे देना। तो मैं बेलर हूं और जो टेलर है वो बेली है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 10 दिन बाद उसे गुड्स मुझे वापस करने हैं। तो गुड्स रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी ना जिसके पास गुड्स गए हैं। तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज, which of the following statements about a memorandum of entry in the context of equitable mortgage is true? Mortgage of entry must be registered in all states without exception. Memorandum of entry is a legal requirement only for private individuals, not companies. Memorandum of entry serves as a evidence in the court if required for recovery of bank dues and may require stamp duty payment as per local laws. तो ये करेक्ट आंसर है। तो जब आप इक्विटेबल मॉर्टगेज करवाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एंट्री एक एविडेंस के तौर पे काम करता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, अगर ड्यूज रिकवर करने हैं तो वहां पे ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ एंट्री यूज होता है। और इसमें अगर लोकल लॉज बोलते हैं, स्टेट के लॉज बोलते हैं, तो हो सकता है कि इसमें स्टैंप ड्यूटी भी लगे। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन एन एलएलपी आर। तो यहाँ पे भी देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पेपर में आपको ये टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डीपीआईएन नंबर यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। Next is, what is the maximum and minimum number of shareholders allowed in a private limited company of India? तो maximum 50, maximum 200 और minimum 2। I mixed it up with partnership firm। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। A private limited company is required to have a minimum of dash director to manage its affairs। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। शेयर होल्डर्स भी कम से कम, मेंबर्स भी कम से कम 2 होने चाहिए, डायरेक्टर्स भी कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एन इनिशियल टर्म ऑफ डैश ईयर्स टू कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो एमडी 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, फिर उसको री अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एजेंट कौन है? अ पर्सन हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ये तो प्रिंसिपल है, अगर मैं आपको हायर करती हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट करोगे तो मैं प्रिंसिपल हूँ, आप एजेंट हो। तो अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, कि मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरा लैंड है, आप सेल करवा दो, मेरी तरफ से सारी डीलिंग्स आप करोगी, तो आप एजेंट हो और मैं प्रिंसिपल हूँ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप साथ साथ में देखते रहिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो इन द एंड यू कैन डिसाइड कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, डू यू नीड टू गेट अ कोर्स या फिर यू आर डूइंग गुड इनफ। तो सबसे पहले, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। लाइसेंस आरबीआई से मिलता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंस आरबीआई देगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, एज अ कंपनी रजिस्टर होते हैं पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड दे गेट अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट इज,
As per Section 10A subsection 2 of the Banking Regulation Act 1949, what is the minimum number of directors required in a banking company to have special knowledge or practical experience in agriculture, rural economy or corporation? So कितने number of directors होने चाहिए बैंक के अंदर जिनको specialized knowledge हो एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी या फिर कॉर्पोरेशन का? तो देयर शुड बी मिनिमम 2, कम से कम 2 डायरेक्टर ऐसे हो जो एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी या कॉर्पोरेशन में जिनको एक्सपीरियंस हो या नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एंड दिस वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। According to the provisions of banking companies, the subscribed capital and paid up capital should meet which of the following criteria? तो देखिए इसका मैं सीधा से आपको बताती हूँ। अगर आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है, बैंकिंग कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसका कम से कम 50% होना चाहिए। मान लो 50 करोड़ होना चाहिए, और जितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है उसका कम से कम 50% जो है वो पेड अप कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा कि जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल शुड मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हाट क्वालिफाइज एज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिसक्वालिफाइंग अ डायरेक्टर फ्रॉम होल्डिंग अ पोजीशन इन अ बैंकिंग कंपनी? अगर डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर तो वो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन नहीं पाएगा। तो फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? होल्डिंग अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट सिंगली, अकेले या अपने स्पाउस के साथ या माइनर चिल्ड्रन के साथ मिलके, अगर एक पर्सन 5 लाख से ज्यादा का पेड अप कैपिटल होल्ड करता है या 10% ऑफ द कंपनी का पेड अप कैपिटल से ज्यादा होल्ड करता है तो माना जाता है कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हो सकता है कि मेरा खुद से शेयर्स ना हो मेरे पास कंपनी के 10% पेड अप कैपिटल, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास हो, मेरे माइनर चाइल्ड के पास हो या हम तीनों के मिला के हो, so that will be substantial interest, so then I get disqualified for the position of the director. Next question is, which of the following statement is correct regarding the provisions of directors of banking companies under the Banking Regulation Act? Director of a banking company can hold office for more than 8 consecutive years, तो नहीं, 8 साल से ज्यादा कंसेक्यूटिवली कोई डायरेक्टर नहीं रह सकता, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अगर किसी चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है तो उसे 2 साल तक नहीं, ये गलत होगा, 4 साल तक उसे फिर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इफ आरबीआई द आरबीआई कैन ऑर्डर अ बैंकिंग कंपनी टू रिकंस्टिट्यूट इट्स बोर्ड एंड इफ नॉट डन विद इन 2 months इट कैन रिमूव डायरेक्टर्स एंड रीअपॉइंट एंड अपॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ये सही है। अगर आरबीआई ऑर्डर करे कि किसी बैंक को अपना बोर्ड रिकंस्टिट्यूट करना है और वो नहीं करते तो 2 महीने में आरबीआई खुद से रिमूव करके बोर्ड को नई अपॉइंटमेंट्स कर सकता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। आखिरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कंप्लाई विद द आरबीआई गाइडलाइंस, ये तो सही है। अदरवाइज इट्स प्रोसीडिंग्स बिकम इनवैलिड, तो जो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग्स हो गई हैं उन्हें फिर इनवैलिड नहीं किया जा सकता। ओके, next is, which of the following is a condition for a banking company to declare dividends as per the RBI extant guidelines? The proposed dividend must be paid out of accumulated profits. तो डिविडेंड आपको करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर करना है, एक्यूमुलेटेड में से नहीं। बैंक का सीआरए रेशो 9% होना चाहिए पिछले 2 साल का और उस साल का भी जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ये स्टेटमेंट सही है। एनपीए 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, 10% इज अ बिट टू हाई। Banks can declare dividends regardless of capitalized expenses and unprovisioned impairments, तो ये गलत है। जब तक बैंक कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं कर देता, प्रोविजंस वगैरह नहीं क्रिएट कर देता, तब तक वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो बी इज द ओनली करेक्ट वन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 in terms of buying, selling movable goods by a banking company? Bales of cloth, auctionable claims, shares या फिर all of the above? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, all of the above। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये सारी चीजों का बाइंग सेलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। ये मतलब बिजनेस अलग से नहीं कर सकते हैं बैंक्स इनका। अगला है, एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज व्हाट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पीरियड अ डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर कैन होल्ड द ऑफिस? तो डायरेक्टर मैक्सिमम 8 साल तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ओके, चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर के लिए अलग लिमिटेशंस है, लेकिन जो आपके नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम 8 साल तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। देन दे नीड अ कूलिंग पीरियड, देन दे कैन बी रीअपॉइंटेड।
अगला है व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली जो एनबीएफसी होती हैं उनके पास कम से कम 300 करोड़ का मिनिमम नेट ओन फंड्स होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी दिस अ लॉट ऑफ क्रैमिंग रिक्वायर्ड व्हेन यू स्टडी फॉर बीआरबीएल, यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। So revision is very important. Which of the following is not an advantage of having differentiated banks in the financial system? इनमें से क्या advantage नहीं है differentiated banks का? Encouraging niche bank and specialization, ये तो advantage है। differentiated bank ना सारी services नहीं देते, लेकिन उनका एक niche होता है, एक area होता है जिसमें वो specialize करते हैं। efficient financing of big ticket infrastructure projects with risk management expertise। तो अगर differentiated bank का जो expertise है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है, तो ये तो है ना एडवांटेज कि एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीजों में, जिस भी चीज में ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लो टिकट क्रेडिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल। तो ये भी बिल्कुल सही है। कुछ जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स है ना, जैसे आपका पेमेंट बैंक्स हैं, तो ये छोटे छोटे पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट्स के क्रेडिट्स और डिपॉजिट्स लेते हैं। आपका जो पेमेंट बैंक्स है वो तो नहीं आपको लोन देगा, लेकिन जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं जो एक नीश होगा कि ठीक है ये सिर्फ लो टिकट क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। सो बड़े वाले प्रोजेक्ट्स हैंडल करने वाले भी बैंक्स हो सकते हैं और ये लो टिकट क्रेडिट वाले भी हो सकते हैं। एंश्योरिंग यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज, तो ये गलत है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स का एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता है, ये यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर द पीएमएलए फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस पे फंसते हो तो 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर पीएमएल के साथ एनडीपीएस एक्ट भी लग जाता है तो फिर मैक्सिमम सजा 10 ईयर्स हो जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट डज द टर्म अलोंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो तो आप उनको एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्स करने के लिए चेक की बैक साइड पे आप सिग्नेचर करके एंडोर्समेंट कर सकते हो। अगर मल्टीपल एंडोर्समेंट्स करनी है, जगह कम बची है, तो साथ में एक स्लिप अटैच की जा सकती है जिसपे आप एडिशनल एंडोर्समेंट्स कर सकते हो, तो उसे अलोंग अलॉन्च बोल सकते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल्सो समथिंग, तो थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगला है अंडर द FEMA 1999 द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज। अगर आप इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड या स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। तो जब आप बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एसेट क्रिएट हो रही है, तो एसेट लाइबिलिटी से जुड़ी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is, under what condition is the right of set off available to a banker when dealing with the joint account? तो joint account के केस में कब होगा right to set off available? When loan is in the name of one joint account holder and the deposit is in the name of the joint account। तो अगर A के नाम पे लोन है और डिपॉजिट अकाउंट A और B के नाम पे है, राइट टू सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होगा। when the account holders have valid written agreement restricting set off, अगर set off को restrict ही कर दिए फिर तो set off लग ही नहीं सकता। जब लोन और डिपॉजिट सेम इंडिविजुअल के नाम पे होता है, अगर ए और बी के नाम पे लोन है और ए और बी के नाम पे अकाउंट में पैसा है, तब राइट टू सेट ऑफ लगेगा। ठीक है, व्हेन द अकाउंट होल्डर्स आर मैरिड, मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता राइट टू सेट ऑफ पे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हु हैज द अथॉरिटी टू चेंज अ बेयरर चेक इनटू ऑर्डर चेक। तो बेयरर चेक को ऑर्डर चेक बनाने का जो पावर होता है वो सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है जिसने चेक इशू किया है। बेयरर चेक में क्या होता है, जिसके पास चेक है उसको पेमेंट मिल जाएगा। ऑर्डर चेक में जिसके नाम पे चेक है या उसके एंडोर्समेंट पे पेमेंट मिलता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रिपोर्टिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस अबव व्हाट अमाउंट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये बोलता है कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनानी है जहां पे कैश ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो, तो वहां पे कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बना के FIU इंडिया के पास डाटा भेजना होता है। नेक्स्ट इज अंडर द आरबीआई इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम इंटीग्रेटेड होएगा। आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम हु एक्ट्स एज द एपेलेट अथॉरिटी, इंटरनल ऑम्बुड्समैन ऑफ द बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, नो अपील अलाउड।
तो एपेलेट अथॉरिटी है जो भी आरबीआई का डिपार्टमेंट आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, मैनेज करता है, उसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास एपेलेट अथॉरिटी होती है। तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इज दी एपेलेट अथॉरिटी, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होगा वो एपेलेट अथॉरिटी होगा। Under the MSME classification revised in July 2020, what are the investment and turnover limit for small enterprises? तो एक होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो स्मॉल के बारे में पूछा गया जहां पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक होती है और टर्नओवर 50 करोड़ तक के लिए होता है। अब ये लिमिट्स उन लोगों को याद करनी है जो अभी पेपर देंगे, जून वाले साइकिल में पेपर देंगे। जो अगले साइकिल में पेपर देने के लिए जो ईयर एंड में होने वाला है उसके लिए उनको कौन सी लिमिट्स याद करनी है? नई वाली। जो अभी पेपर दे रहे हैं उनको पुरानी वाली लिमिट्स, जो अगले साइकिल में दे रहे हैं उनको नई लिमिट्स करनी है। माइक्रो की डेफिनेशन चेंज करके कर दी गई है कि जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है, टर्नओवर 10 करोड़ तक का है, वो माइक्रो है। स्मॉल है जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, वो स्मॉल है। और मीडियम की डेफिनेशन में जहां पे इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का है, टर्नओवर 500 करोड़ तक का है, उन्हें मीडियम बोला जाएगा। तो ये चेंज हो चुका है, तो आप जिस साइकिल की तैयारी करें उस हिसाब से याद करिएगा। अगर अभी पेपर देना है जून में तो पुराना वाला ही होगा। आगे बढ़ते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम? तो आप कब कंप्लेंट कर सकते हो? आप पहले, अगर मुझे बैंक से इशू है तो पहले मैं बैंक को कंप्लेंट करूंगी। अगर बैंक का रिप्लाई नहीं आया 30 डेज तक, देन मैं आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत कंप्लेंट कर सकती हूँ। सो 30 डेज आई हैव टू वेट, या फिर जब उनका रिप्लाई आता है 30 डेज से पहले अगर रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तब मैं इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन के पास जाके कंप्लेंट कर सकती हूँ। बट 30 डेज आई हैव टू वेट, और उसके बाद 1 साल का पीरियड होता है, 1 ईयर का पीरियड होता है कंप्लेंट करने के लिए। अगला है, अंडर विच चैप्टर ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006 आर द प्रोविजंस मेड टू प्रिवेंट डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? तो एमएसएमई एक्ट का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बात करता है डिलेड पेमेंट की? तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। अगला है, अंडर द सरफेसी एक्ट 2002 एनी पर्सन हु कॉन्ट्रवीन्स, अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रवीन्स और अबेट्स द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट एंड इट्स रूल्स कैन बी पनिश्ड विद। अब जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं कि फाइन भी लग गया और जेल भी जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच अथॉरिटी मस्ट एन एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू ऑपरेट अंडर सरफेसी एक्ट? तो सरफेसी एक्ट के अंडर ऑपरेट करने के लिए किससे सर्टिफिकेट लेना होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, एनएचबी। तो आरबीआई से लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द सरफेसी एक्ट फॉर एन एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगला है, एनी मॉडिफिकेशंस इन द प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ विच अथॉरिटी? अगर कोई सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस में चेंजेस करना है, सरफेसी क्या है? एक्ट है। एक्ट में तो चेंजेस पार्लियामेंट कर सकता है ना, आरबीआई नहीं चेंजेस कर सकता। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल टू द सुप्रीम कोर्ट? क्या टाइम लिमिट है अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में? तो 45 डेज का लिमिटेशन पीरियड है। अगला है, अंडर द रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? 2020 की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मीडियम एंटरप्राइज उसको बोलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की है लेकिन टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। ठीक है, लेकिन अभी क्या चेंज हो गया हुआ है, यहाँ पे हमें कौन सा पूछा है? मीडियम पूछा है। तो पहले 50 से 2.5 करोड़ होता था, अब 125 और 500 करोड़ हो गया है। तो अगेन जो साइकिल में पेपर दे रहे हो उसके हिसाब से याद करना है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 व्हाट रोल डज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्ले इन रिलेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अंडर विच एक्ट आर लोक अदालत इस्टेब्लिश एंड विच गवर्निंग बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग? तो लोक अदालत इंडिया में इस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि देखो आप कोई गरीब है, किसी को इश्यूज हैं, तो कोर्ट में तो बहुत टाइम लगता है। कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम इट्स वेरी एक्सपेंसिव लीगल सिस्टम। तो लेकिन कोई वंचित ना रह जाए जस्टिस से, तो लोक अदालत इस्टेब्लिश की जाती है, क्विक रेजोल्यूशन हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाता है। So they are established under the
लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, और गवर्निंग बॉडी कौन सी है? नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। ओके, चलिए, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट एन डीआरटी ऑर्डर टू द डीआरएटी अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993? अगर डीआरटी एक्ट के अंडर डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करके डीआरएटी के पास जाना है, तो आपके पास 30 डेज होते हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर मिला, 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। Next is, as per the section 13 subsection 2 of the SARFAESI Act, what is the minimum notice period a secured creditor must give a borrower to discharge their liability? तो SARFAESI Act के अंदर क्रेडिटर बोरवर को कितने टाइम का नोटिस देता है कि भाई पेमेंट कर दो नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे? तो 60 डेज का नोटिस मिलता है पेमेंट करने के लिए, जिसके बाद सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर सकता है। What details must be included in the notice issued under the section 13 subsection 2 of the SARFAESI Act 2002 by the secured creditor to the borrower? Only the due date for the payment, details of the amount payable by the borrower and the secured asset, the entire financial history of the borrower, the interest rate and repayment terms of the loan. जब नोटिस इशू किया जाता है सरफेसी एक्ट के अंदर, नोटिस इशू किया जाता है ना बोरवर को, तो वो बोलते हैं कि उस नोटिस में क्या होना चाहिए, उसमें डिटेल्स होनी चाहिए। यहाँ पे बी आएगा, नॉट सी। उसमें डिटेल्स होनी चाहिए कि बोरोवर ने कितना अमाउंट पे करना है और कौन सी एसेट है जिसपे फिर बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर देगा। अगर वो पेमेंट नहीं किया जाएगा तो बैंक तो ऑब्वियसली एसेट के थ्रू अपना पैसा रिकवर करेगा। तो ये सारी चीजें नोटिस में मेंशन करनी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हु क्वालिफाइज एज स्पॉन्सर ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सरफेसी एक्ट? तो स्पॉन्सर किसको बोला जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में? ऐसी एंटिटी जो कम से कम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल होल्ड करता है ना, उसको स्पॉन्सर बोला जाता है। सो 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास होगा उसे स्पॉन्सर बोला जाएगा। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है? कंडीशन कोलेटरल होता है टू द मेन पर्पस? नहीं। Condition allows repudiation of the contract, where warranty only allows a claim for damages. Warranty must always be fulfilled. Condition is optional. Warranty allows rejection of goods while a condition does not. देखो, condition is the main stipulation for the contract. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वारंटी फुलफिल ना होने पे सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। सो वारंटी इज लाइक कोलेटरल टू द मेन पर्पस। मेन पर्पस कंडीशन में होता है और कोलेटरल टू द मेन पर्पस वारंटी होती है। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी स्टेटेड टू बी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अंटिल अनलेस अदरवाइज? तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर, एक होता है श्योरिटी। तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है ना, उसको को एक्सटेंसिव विद द डेटर बोला जाता है कि जितनी लाइबिलिटी डेटर की है उतनी ही श्योरिटी की हो जाती है अगर डेटर डिफॉल्ट करता है। तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन सी, जो सेक्शन 128 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सी करेक्ट आंसर है, सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not considered goods under the sales of good act? ग्रास, लैंड, स्टॉक, डिवेंचर। तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। घास को आप काट सकते हो, स्टॉक आप बेच सकते हो, मूवेबल है, डिवेंचर्स भी। तो जो आपका लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर होता है, ना कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? एक, दो, तीन या फिर चार? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड, और कोई तीसरी पार्टी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे बी 2 करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मस्ट स्पेसिफाई द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या पूरा एड्रेस देना होता है? पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। स्टेट जहां पे आपका ऑफिस है उतना बता दो, पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज रिक्वायर्स अ सिंपल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो नहीं, अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस
सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन, तो सेकंड भी गलत हो गया, तो इसको भी हटा दो। तो एलिमिनेशन से ही आपको पता लग गया कि सी करेक्ट आंसर। अभी तो मैंने सारा पढ़ा भी नहीं है। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैटेगराइजेस ऑब्जेक्टिव्स एज मेन, एंसिलरी एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, एंसिलरी, और बाकी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में मेन और दूसरे क्लॉजेज होते हैं, तो ये करेक्ट है। द लाइबिलिटी क्लॉज इज मैंडेटरी ओनली फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। तो ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी क्लॉज हमेशा होता है, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे अनलिमिटेड कंपनी हो। कंपनी की लाइबिलिटी का टाइप क्या है वो तो मेंशन करना पड़ेगा, तो फोर्थ गलत। The memorandum of association binds the company to operate within the scope defined in its clauses and any act outside is considered ultra virus। ये सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो दिया जाता है ना, कंपनी वही कर सकती है, उसके बाहर जाके कुछ करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है, वैलिड नहीं माना जाता। अगर एक कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो कंस्ट्रक्शन का ही काम कर सकती है, अगर एमओए में लिखा है, फिर वो फाइनेंसिंग का काम नहीं करेगी। अगला है एज पर द सेक्शन 91 ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ कंपनी कैन कीप द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर क्लोज्ड इन अ सिंगल इंस्टांस। एक ही स्ट्रेच में कितना टाइम तक जो रजिस्टर है उसे क्लोज रखा जा सकता है, तो मैक्सिमम 30 डेज तक, वन स्ट्रेच में मैक्सिमम 30 डेज तक आपका जो रजिस्टर होता है, जिसमें डिबेंचर्स और मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बारे में दिया होता है, 30 डेज। Next question is, which of the following is not true about designated partners in an LLP? At least one designated partner must be resident of India. बिल्कुल सही। Designated partners के पास designated partner identification number होना चाहिए, करेक्ट। ये आपको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। All designated partners must be body corporate, नहीं। इंडिविजुअल्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, कंपनीज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकती हैं। LLP agreement may specify how a partner becomes or ceases to be a designated partner। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है, तो गलत सिर्फ आपका एक है, सी। अगला है, व्हाट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इम्प्लाई? पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर दे लीव, नहीं। अगर आप एक बार पार्टनरशिप फर्म छोड़ दो उसके बाद कुछ और आपको लेना देना नहीं है। person representing themselves as a partner is liable for the firm's debt incurred due to such representation। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। अगर तीन पार्टनर्स हैं, चौथे किसी दोस्त को ले जाते हैं कोई मीटिंग के अंदर, और मीटिंग के अंदर ये चौथा पार्टनर भी यही जताता है कि मैं भी पार्टनर ही हूँ, वो ये जता देता है कि मैं भी पार्टनर ही हूँ, जबकि वो है नहीं है। अब ये सामने वालों को लगता है कि पार्टनर है, और वो ये पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन वगैरह देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब ये जो चौथा पर्सन है जिसने जताया भी था ना, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा। इस लोन के लिए उसे भी लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने जताया दूसरे के सामने कि मैं भी पार्टनर हूं, चाहे वो नहीं था, तो ही ऑल्सो बिकम लायबल फॉर दैट डेट। जो उसने जताया था तो सामने वाले ने लोन दे दिया, तो वो भी लायबल हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन अनपेड सेलर्स लियन अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आर करेक्ट? The unpaid seller can retain possession of goods if no credit period was agreed upon। अनपेड सेलर पोजेशन अपने पास रख सकता है इफ नो क्रेडिट पीरियड वॉज अग्रीड अपॉन, कि क्रेडिट की तो बात ही नहीं हुई थी, फिर भी सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, तो क्या अनपेड सेलर के पास राइट टू लियन होता है? यस होता है, तो वन तो सही होगा, तो जहां पे वन नहीं है उसको हटा दो। द लियन ऑन गुड्स टर्मिनेट्स व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर एक सेलर अपना सामान कैरियर को दे देता है डिलीवरी के लिए विदाउट रिजर्विंग द राइट्स ऑफ डिस्पोजल, तब भी उसका राइट टू लियन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ये सही है। सेलर लूजेस द लियन इफ दे ऑब्टेन अ कोर्ट डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये गलत है कि सेलर लियन लूज कर देगा अगर डिक्री आ जाए, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। द सेलर रिटेन्स द लियन इवन इफ गुड्स आर पार्शियली डिलीवर्ड अनलेस द लियन इज वेव्ड। तो देखो, अगर किसी ने किसी को 5 पेटी सामान की डिलीवर करने को बोला था, 2 डिलीवर होगी, 3 अभी भी रहती है, लेकिन अभी सेलर को पेमेंट नहीं आई है, तो बाकी के 3 पे वो राइट टू लियन एक्सरसाइज करेगा, वो तब तक नहीं सामान देगा जब तक उसको उसका पेमेंट नहीं मिल जाएगा। ओके, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड इन द मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस? तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में ये बोला गया था कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, करोगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये इस केस में डिसाइड किया गया था। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
तो अभी आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब आपको एक बार ये देखना है कि आपका कितने क्वेश्चंस है, आउट ऑफ 41 आपके कितने सही हुए हैं। तो इफ यू वर एबल टू डू अराउंड 30 देन यू आर गुड, यू डोंट नीड एनीथिंग। आप थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका इससे कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप कोई कोर्स इस टाइम परचेज कर सकते हैं। अभी भी अप्रैल एंड हो रहा है तो यू स्टिल हैव मई का पूरा टाइम है, तो इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड यू अ कोर्स, आई शो यू द कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।